हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 3H पढ़ेंगे, ठीक है। और इनमें देखिए सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 18 तक दिया हुआ है। तो इस प्रश्नमाला को सॉल्व करने से पहले इसमें आपको एक नया शब्द आया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, पहले आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है लघुत्तम समापवर्त का, उसके बारे में पढ़ना होगा। अगर वो जान जाएंगे तब जा कर के इन सवालों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त, पहले तो इसका जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा गुणज को ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ये क्या लिखे हैं, एक उदाहरण दे करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त जब भी ज्ञात किया जाता है तो कम से कम दो संख्याओं के बीच ज्ञात किया जाता है। कम से कम दो, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। जैसे 3, 4, 5, 6 संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका लसा निकालने में और बढ़िया है। लेकिन कम से कम दो संख्या होना बहुत ज़रूरी है। एक संख्या का आप लसा नहीं निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि दो या दो से अधिक। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गया कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए कम से कम दो संख्याओं का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम कोई दो संख्या उदाहरण के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 6। अब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है इसे समझिए। पहले ये जो 4 है, इस 4 का गुणज निकालना होगा। गुणज क्या होता है इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 4 के गुणज, जैसे देखिए 4, 8, 12, 16, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यही क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं, ठीक है। 4 पचे 20 होता है, 4 छक 24 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। आगे आपको जितना इच्छा है लिखते जाइए। ये सब क्या है, गुणज है 4 का। फिर देखिए 6 है तो 6 का भी हम गुणज निकालते हैं। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 6 का 6, 6 दूनी का 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, और आगे आप लिखते जाइए जितना इच्छा है। तो पहले हम क्या किए, 4 के गुणज निकाले और 6 के कुछ गुणज यहाँ पे निकाल लिए। अब आपको यहाँ पे सार्व गुणज ज्ञात करना है। 4 और 6 का सार्व गुणज कौन कौन सा है। तो देखिए, सार्व गुणज भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसा गुणज जो दी गई संख्याओं के सभी में हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो संख्या है तो दोनों संख्याओं के गुणज में जो होगा गुणज, उसी को बोलते हैं सार्व गुणज। यानी कि कॉमन होना चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। देखिए 4 में, 4 के गुणज में 4 है लेकिन 6 के गुणज में 4 नहीं है, इसलिए 4 सार्व गुणज नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखिए 6 के गुणज में 6 है लेकिन 4 के गुणज में 6 नहीं है, इसलिए ये सार्व गुणज नहीं कहलाएगा। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सार्व गुणज नहीं कहलाएगा। देखिए 12, 4 का गुणज है 12 और 6 का भी गुणज है 12, यानी कि 12 दोनों संख्याओं का गुणज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सार्व गुणज कहलाएगा। सार्व मतलब कि सभी संख्याओं में ये गुणज उपस्थित है, इसीलिए ये सार्व गुणज कहलाया। फिर देखिए 24 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों संख्याओं के गुणज में 24 है, इसलिए ये सार्व गुणज कहलाएगा। किसका सार्व गुणज, तो 4 और 6 का। तो इस तरह से सार्व गुणज हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो अभी परिभाषा में यहाँ पे हम लिखे थे यहाँ पे कि दो या दो से अधिक संख्याओं के, कम से कम आपको दो लेना है।
2 से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे 2 ही संख्या लिए, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणजों में, तो देखिए सार्वगुणज हम यहाँ पे निकाल लिए इन दोनों संख्याओं का, तो सार्वगुणज 12 है, 24 है, और आगे अगर आप निकालते हैं तो 36 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा, सब सार्वगुणज है। तो सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज को ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब देखिए कि इन सार्वगुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है? 12 है। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है इसका ये लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 12 होगा। 12 क्या है? 12 सार्वगुणज है। किसका सार्वगुणज है? 4 और 6 का है। और 12 जो है सबसे छोटा सार्वगुणज है। देखिए 4 और 6 का सार्वगुणज 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा जो सार्वगुणज है वो है 12। इसलिए ये लघुत्तम, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। और समापवर्तक यानी कि समान अपवर्त, समान माने बराबर होना चाहिए और अपवर्त होना चाहिए यानी कि गुणज होना चाहिए, तो वो है 12। इसलिए 12 क्या कहलाया? 12 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त कहलाया। इसीलिए यहाँ पे हम परिभाषा में लिखे थे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणजों में जो सबसे छोटा गुणज होगा उसी को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो आप समझ गया कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। नोट, इसे संक्षेप में लसा लिखा जाता है। देखिए अब आप इतना बड़ा शब्द लिखेंगे और इसके जगह पर अगर हम लिख दे ल स, तो ये कितना बढ़िया है, आपका समय भी बचेगा लिखने में और लोग भी समझ जाएंगे कि ये लघुत्तम समापवर्त लिखा हुआ है। तो आप लघुत्तम समापवर्त भी लिख सकते हैं या इसके जगह पे आप छोटा सा शब्द लिख सकते हैं ल स, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पे लघुत्तम समापवर्त के स्थान पर हम लसा का ही प्रयोग करेंगे। जहाँ जहाँ पर हम लसा लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये लघुत्तम समापवर्त लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसे संक्षेप में लसा लिखा जाता है, ठीक है। अब लसह ज्ञात करने की विधियाँ, यानी कि लसह हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो 2 विधि है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं और दूसरी विधि है विभाजन विधि। इस विधि से भी आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन दोनों विधियों के बारे में बताएंगे कि इस विधि से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है और फिर इस विधि से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए एक एक करके हम दोनों विधि से समझते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आपको 2 संख्या दे दिया जाएगा कि 4 और 6 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए जैसे आपको दे देगा कि 4 और 6 ये 2 संख्या है। हम आपको बताया कि जब भी लसा निकलता है तो कम से कम 2 संख्याओं के बीच निकलता है या उससे ज़्यादा का निकलता है, तो हम 2 ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि 4 और 6 का लसा, लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 6 है। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ये हम आपको समझाते हैं। कोई भी संख्या हो, अभाज्य गुणनखंड
देखिए सबसे पहले तो आपको 2 से लगाना होगा, भाग देना होगा। 2 के बाद होता है 3, 3 से भी आप इसको भाग लगा सकते हैं। तो जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से आपको अभाज्य संख्या से भाग देना होगा। 4 है तो 4 देखिए 2 से कट जाएगा। जब इसको 2 से कटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये। फिर 2 है तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो फिर आपको आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो ये 4 लिखा हुआ है इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। तो 6 देखिए 2 से कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। अब ये 3 है तो 3 से कट जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे 1 आ गया तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 है तो 4 इस तरह से लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए 2, 2 और 1 आया है। तो इस 1 को तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन ये जो 2 बार आया है इसको यहाँ गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना? देखिए 2 बार आया था यानी कि 2 गुना 2 हुआ। उसी तरह से 6 है, 6 का भी अभाज्य गुणनखंड किए तो 2, 3 आया, 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इसका लसा ज्ञात करना है। 4 और 6 का लसा। तो लसा कैसे निकालेंगे सिर्फ ध्यान से यहाँ देखिएगा। यहाँ देखिए 2 दोनों में है। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी इसको लिखेंगे। अगर दोनों में मिल रहा है तो उसको तो लिख ही लेंगे, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि 2 इसमें है और इसमें अब कहीं नहीं है, तो फिर भी इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए तो 2 दूनी का 4 और 4 तिया 12। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया, यानी कि 4 और 6 का लसर यानी कि लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किए। कितना आया है? 12 आया है। तो इसी तरह से आपको पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख लेना है और फिर लसा आपको इस तरह से निकाल देना है। तो आप समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो हम उदाहरण के तौर पे अभी छोटी संख्या का लेकर के उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाए हैं। जब आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ बहुत सारे संख्याएं जब आएंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि अभाज्य गुणनखंड से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे हम आपको एक हल्का सा उदाहरण दिए हैं ताकि आप समझ जाए। ठीक है, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रश्नमाला को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल आएंगे और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ समझिए किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हम आपको बता दिए। अब है विभाजन विधि। विभाजन विधि से लसा कैसे ज्ञात किया जाता है से समझिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 4 और 6 का लसा विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझिए। जैसे देखिए 4 है और 6 है, अब इसका लसा ज्ञात करना है विभाजन विधि से, तो आपको इस तरह से ऐसे करना है। ठीक है, और विभाजन विधि से लसा ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो 2 संख्या है ये कौन सी संख्या से कटती है। तो देखिए ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और 6 है, 6 को जब 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। यानी कि एक ही संख्या से अगर 2 संख्या कट रही हो तो उस संख्या से उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है।
अब 2 है, ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन एक ही संख्या है जो 2 से कट रही है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं और इसको काटते हैं तो ये गलत होगा। किसी संख्या से अगर आप किसी संख्या को काट रहे हैं तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 संख्या किसी एक संख्या से कट रही है तो यहाँ पे हम लगा करके काटेंगे। अगर एक ही संख्या एक संख्या से कट रही है तो हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए अब आगे हम प्रक्रिया नहीं करेंगे। 4 और 6 का लसाअ हम विभाजन विधि से ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसको 2 को लिख देंगे, फिर ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिख देंगे, और ये 3 है तो इस 3 को लिख देंगे गुना के रूप में, और इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूनी का 4 और 4 तिया 12। तो देखिए ये भी आपका क्या आया, लसाअ आया है 4 और 6 का। तो लसाअ चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए चाहे विभाजन विधि से बनाइए, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो समान आएगा। ठीक है, ये नहीं कि विभाजन विधि से बनाए तो लसाअ का मान दूसरा आ जाएगा और अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो लसाअ दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का उत्तर एक ही आएगा, बनाने का जो विधि है वो अलग अलग है। उसमें हम क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे। यहाँ पे देखिए हम भाग लगाए और लगा करके भी निकाले तो उतना ही आया है। हम समझ रहे हैं कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी तरह से विभाजन विधि से हम सॉल्व करते हैं। जब आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे बहुत सारा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि विभाजन विधि से कैसे लसाअ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिलहाल अब आप इतना भी समझ जाइए कि इस तरह से ही लसाअ विभाजन विधि से ज्ञात करते हैं। बाकी आप चिंता मत करिए, हम हैं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे नोट में लिखे हैं कि लसाअ यानी कि लघुत्तम समापवर्ती कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 संख्या दे दिया गया, 4, 6 और 8। तो जब आप इसका लसाअ निकालेंगे तो लसाअ जो है कभी भी इन संख्याओं से छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि लसाअ 7 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कितना है, 8 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो लसाअ जब भी होगा तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि लसाअ कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं होता है। अगर 7 आप लसाअ निकाले हैं इनका तो आप समझ जाइएगा कि ये गलत है, क्योंकि लसाअ कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट था, ये हम आपको पढ़ा दिए। अब प्रश्नमाला में जितने सवाल दिए गए हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है।